वेव्स हम लोगों ने वेव इक्वेशन, वेव वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, ये सारे बातें हम लोगों ने देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग वेव में एक्चुअली क्या है कि स्ट्रिंग वेव हो या साउंड वेव हो, इन दोनों में ही स्टैंडिंग वेव एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हो गया स्टैंडिंग वेव्स पे, ठीक है, एक हो गया डॉपलर्स इफेक्ट पे, और एक बीट्स पे। तो देखा जाए तो यही तीन मोटे मोटे फिनोमेना है जो हमें इसमें ज्यादा फोकस करना है। तो स्टैंडिंग वेव हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स एक ही मतलब है, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। देखो, प्रोग्रेसिव वेव, इसके पहले जो वेव्स हम लोग पढ़ रहे थे वो थी प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होगा कि जैसे स्ट्रिंग में अगर हम एक पल्स जनरेट करते हैं तो वो पल्स हमको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, हमको ऐसा लगेगा कि वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होगा, स्टैंडिंग वेव में जैसे कि मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, जैसे मान लो गिटार का स्ट्रिंग है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से समझना, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किसी ना किसी टाइप के स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज एमिट होंगी और वो साउंड हमको, पर्टिकुलर साउंड हमको सुनाई देता है। जैसे गिटार के स्ट्रिंग की अगर बात करें तो क्या गिटार का जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड पे फिक्स्ड है? बताओ यस और नो। गिटार का जो स्ट्रिंग है वो दोनों एंड पे फिक्स है। यस अगर हम इसका सर। अगर हम यस इसका ये सर। जो वायर का ये जो पॉइंट है, इसको हम थोड़ा नीचे ले जाके प्लग करके छोड़ दें, तो क्या होगा, ये वायर अप डाउन ऑसिलेट होने लगेगा। तो ये जब ये अप डाउन ऑसिलेट होगा, ये जब अप डाउन ऑसिलेट होगा ना, तो इसके अप डाउन ऑसिलेशन से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब ये जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं ना वायर में, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इस केस में अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि वायर में जो पल्स है वो एक ही जगह ऑसिलेट कर रही है, मतलब आगे बढ़ते हुए एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए विजुलाइज नहीं होगी। है ऐसा या नहीं है? हमको लग रहा है कि वायर एक ही जगह ऑसिलेट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। अब ये वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, ठीक है, तो इनको जनरेट करने के लिए हम लोग ये बोलते हैं, इसमें सिंपली ये बोलेंगे कि व्हेन two waves having same amplitude and frequency but traveling in opposite direction, superimpose, then standing waves are formed। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव के जो इक्वेशन है उसमें भी थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसका जो इक्वेशन आता है वो आता है y इज इक्वल टू ए साइन, इसको हम ऐसे लिखते हैं के एक्स प्लस फाइव वन इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। स्टैंडिंग वेव में ये जो पहला वाला टर्म होता है ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट करेगा। पहला वाला जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला टर्म जो है वो ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर इसमें एक बात आती है कि पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक है, एंड दोज
oscillating with minimum amplitude are called nodes. ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स. अब देखो ये जो तुमको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है और कौन सा पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है. तो जिस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है वो तुम देखोगे तो क्या मिड में आएगा ना, तो वो हो गया एंटी नोड और ये हो गए नोड. ठीक है, ध्यान नहीं रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है λ/2 और कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस है λ/4. मतलब नोड एंटी नोड इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव आते रहते हैं. बिल्कुल ठीक है ना. नोड फॉर्म होगा, एंटी नोड, नोड एंटी नोड. निकालना हो तो क्या करोगे, इस एम्पलीट्यूड वाले फंक्शन को हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम करके इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में तुम फर्क बता सकते हो ना भाई. प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद है. और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है a sin के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी. तो इसमें दोनों में फर्क तुम देखो ध्यान से. इसमें क्या है कि एक टर्म पूरा पूरा साइन का है, एक टर्म पूरा पूरा ओमेगा टी का है, और इसमें ओमेगा टी और के एक्स एक ही ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं. तो दोनों में यही फर्क है. पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे. ये वाला जो है ये है प्रोग्रेसिव, जो इसके पहले हम लोग देख रहे थे, और ये जो लिखा हुआ है ये है स्टैंडिंग. प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि सारे का एम्पलीट्यूड सेम है, ए सबका सेम आएगा. मतलब कोई भी एक्स रखो कोई भी टी रखो, एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा. लेकिन यहां पे क्या है कि अगर हम एक्स की वैल्यू बदलेंगे तो ये एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है ये बदलेगी. क्लियर है ये बात. स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड हर एक का अलग अलग है, प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सभी का सेम है. तो अब इसमें देखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं पहले केस में, स्ट्रिंग विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड. स्ट्रिंग विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड. तो अगर मान लो कि स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर वाला केस बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा. जो एंड फिक्स्ड होगा उस पे हमेशा नोड बनेगा. फिक्स का मतलब यही है कि वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा. अब मुझे बताओ कि नोड और नोड के बीच में अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग एल ले लें, इस स्ट्रिंग का लेंथ, तो इसके ऑसिलेशंस कैसे हो सकते हैं. तो देखो, जो इसके फंडामेंटल ऑसिलेशंस होंगे वो तो इसी तरह से होंगे. ठीक है ना. तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये कहलाता है फंडामेंटल मॉड. ठीक है, फंडामेंटल मॉड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. फंडामेंटल मॉड और फर्स्ट हार्मोनिक. इस केस में तुम चेक करके देखो, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि λ/2 की वैल्यू एल के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू 2l होगी. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है v अपॉन लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2l, और v की वैल्यू होगी √t/μ. देखो, तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई. मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये वायर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये जो नीचे मैंने लिखी हुई है वो बनेगी. क्लियर है बात. बताओ कैसे आई निकल के, बोलो. दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है जब नोड यहां है, नोड यहां है, और एक और नोड बनने लगे. तो अगर एक और नोड बनेगा तो इसके जो ऑसिलेशंस हैं वो इस तरह से आएंगे. देखो, तो इस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 टाइम्स λ/2 जो होगा वो एल के बराबर होगा, यानी लैम्डा का वैल्यू एल के बराबर होगा. तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो आएगी v/λ. तो इस बार फ्रीक्वेंसी तुम ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स ν1 आ रही है. मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, इस बार जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे डबल आएगी. एंड दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड
हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। इससे एक और नेक्स्ट बना सकते हो, क्या बनेगा बताओ? नेक्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ये मॉड्स ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब ये स्ट्रिंग कौन कौन से मॉड में वाइब्रेट कर सकती है, तो इसके हायर मॉड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर न्यू1 है तो अगली फ्रीक्वेंसी जिसपे ये वायर वाइब्रेट होगा वो 2 न्यू1 है, और अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी निकाल सकते हो? क्यों भाई? और अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? और अगली फ्रीक्वेंसी आएगी जब हम कहेंगे भाई इसमें एक नोड और आ जाए। जब इसमें एक नोड और आ जाए, देखो इस तरह से, बोलो। तो अगर एक नोड और आ गया है तो अब ये डिस्टेंस किसके बराबर बनेगा, बताओ अपने आप? 3 λ/2। तो इस बार बनेगा 3 λ/2 इज एल, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2l/3। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी न्यू3 की वैल्यू, क्या 3 टाइम्स न्यू1 आएगी? क्यों भाई? और 3 टाइम्स न्यू1 आएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सेकेंड ओवरटोन, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। देखो, तो अगर मान लो हमसे ये कहा जाए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन, तो ऐसे बोल सकते हैं pth ओवरटोन का मतलब होगा p+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज p+1/2l अंडर रूट ऑफ t/μ। तो ये याद रखो। या फिर हमें निकालने के लिए कहा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक, तो mth हार्मोनिक का मतलब होगा m टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आएगा m/2l अंडर रूट ऑफ t/μ। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है? ये केस हम लोगों ने किया व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। बोलिए इसमें कोई डाउट है तो? इसमें दो केसेस पढ़ते हैं हम लोग जनरली। एक केस तो हम लोगों ने लिखा ही है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। और दूसरा बनेगा स्ट्रिंग वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। ठीक है, तो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो पहले तो ये समझते हैं कि ये फ्री एंड का क्या मतलब है। देखना ध्यान से, फ्री एंड हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो, फ्री एंड बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्मूथ रॉड लेते हैं, दिख रहा है स्मूथ रॉड, और उस स्मूथ रॉड पे एक हम रिंग लगा देते हैं, स्मूथ रिंग, और उस स्मूथ रिंग को हम लोग, ठीक है नोट कर लो, नोट कर लो, चलो वेट कर रहा हूँ। हम्म,
यस सर, डन। हाँ, मैं ही कह रहा था कि फ्री एंड का क्या मतलब है। तो देखो, स्ट्रिंग का एंड फ्री तो नहीं रख सकते, फ्री कर देंगे तो स्ट्रिंग कैसे सीधी होगी, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, टेंशन भी मेंटेन करके रखना है, और वो वाला एंड फ्री भी होना चाहिए। फ्री का मतलब फ्री टू मूव होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक स्मूथ रॉड ली हुई है, और उस स्मूथ रॉड में एक रिंग पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो तो, और उस रिंग को हमने कनेक्ट कर रखा है स्ट्रिंग से। तो होगा क्या, जब ये स्ट्रिंग ऑसिलेट होगी तो वो जो दूसरा वाला एंड है वो रॉड में होने की वजह से टेंशन भी रहेगा, और वो रिंग होने की वजह से तो वो फ्रीली स्लाइड भी हो सकता है रॉड के ऊपर। तो ये एक तरह से फ्री एंड हो गया। तो फ्री एंड पे हमेशा बनेगा एंटी नोड, और फिक्स्ड एंड पे बनेगा नोड। तो बताओ कि नोड और एंटी नोड के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, क्यों भाई, नोड और एंटी नोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या बनेगी, बताओ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये वाला डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होना चाहिए। तो लैम्डा बाई 4 अगर लेंथ एल के बराबर है, तो तुम ध्यान से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4L। और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी v बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ध्यान रखना, बोथ एंड फिक्स में जो फॉर्मूला आया था वो 1/2L आया था, ये 1/4L है। बताओ, ठीक है। और इसका हम लोग नाम डालते हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मॉड, और इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मॉड और फर्स्ट हार्मोनिक। वाइब्रेशन कैसे होंगे ये विजुलाइज हो रहा है ना, बताना कहीं डाउट है तो। अगला क्या हो सकता है, नेक्स्ट, क्यों भाई, यहाँ पे तो एंटी नोड ही रहेगा, यहाँ नोड रहेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम एक नोड और बढ़ जाए। तो देखो, अगर एक नोड और बढ़ गया तो इसके वाइब्रेशन कैसे बनेंगे, इसके वाइब्रेशन देखो ध्यान से कैसे आएंगे, आएंगे इस तरह से वाइब्रेशन। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इस बार ये डिस्टेंस होगा 3 λ/4 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 4L/3। और जब हम न्यू2 निकालेंगे ना, तो एक बात जरा ध्यान से केयरफुली देखना कि न्यू2 की वैल्यू इस बार 2 न्यू1 नहीं आएगी, न्यू2 की वैल्यू इस बार 3 न्यू1 आ रही है। अच्छा, 3 न्यू1 आने की वजह से इसके नाम थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ओवरटोन तो वैसे ही चलता है, एक एक करके बढ़ता है, तो ये ओवरटोन तो फर्स्ट बनेगा, लेकिन ये हार्मोनिक सेकंड नहीं है। ये हार्मोनिक कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि हार्मोनिक का मतलब होता है मल्टीप्लायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये कितना मल्टीप्लायर है, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लायर है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। तो यहां बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग का एक एंड फ्री है, तो वो ऑड हार्मोनिक्स ही जनरेट करेगा, इवन हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होंगे। बस बताओ, एक और अगला बना के देख लो अपने आप, एक और नेक्स्ट अपने आप बना के देख लो। नेक्स्ट में क्या कहेंगे, भाई यहाँ नोड रहना ही है, यहाँ एंटी नोड रहना ही है, तो एक नोड यहाँ बढ़ जाएगा, एक नोड और यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस बार जो इसके वाइब्रेशन होंगे, तो वो तुम ध्यान से देखो, इस बार जो वाइब्रेशन होंगे वो इस तरह से होंगे, दो कंप्लीट लूप होंगे और एक आधा लूप बनेगा, क्यों भाई। तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस बार ये डिस्टेंस होगा 5 λ/4 इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 4L/5, और न्यू3 निकालोगे तो ये 5 टाइम्स न्यू1 आएगा, ठीक है ना। और इसका नाम पड़ेगा, दिस इज सेकेंड ओवरटोन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। बताओ, क्लियर है या नहीं, बताओ।
यस। ठीक है, नोट कर लो देखो। और इसमें भी अगर मुझे इसी तरह से आंसर करना हो कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक, क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन क्या होगी? तो इस बार ये 2p+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी और ये m टाइम्स ही होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो m होना चाहिए वो मस्ट बी ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर ही पॉसिबल है यहाँ पे। ऑड नंबर ही पॉसिबल है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लो जो इस चैप्टर में कई जगह काम आएगा। ठीक है, when a wire with fundamental frequency nu1 and another wire with fundamental frequency nu2 are in unison। यूनिसन का क्या मतलब है? तो भाई यूनिसन का क्या मतलब है, बताएगा कोई? सेम फेज, हम्म, सेम फेज। नहीं, यूनिसन का मतलब है, यूनिसन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वर्ड है, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे मान लो एक वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज और एक वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। अब वो कह रहा है कि दोनों को हमने सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया है, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसपे दोनों ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? क्यों भाई? देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which both will resonate will be LCM of nu1 and nu2। LCM भी तुमने पढ़ रखा है क्यों भाई? जैसे एक वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, दूसरे वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। अब हमसे पूछा है कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे दोनों ही वाइब्रेट कर सकते हैं, क्या आंसर करोगे? 120 हर्ट्ज बोलोगे ना, क्योंकि 120 हर्ट्ज क्या होगा? 120 हर्ट्ज इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30 एंड 40। क्यों भाई? ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जिसपे तुम देखोगे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ट्राई करें फिर, बताओ क्लियर है यहां तक तो? ठीक है, देखो डीपीपी से ही करते हैं। देखो ये पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस केस में क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया है, स्ट्रिंग का मास दिया है, टेंशन दिया है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दिया है और टेंशन, लेंथ और मास से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो v को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ये जरा v निकालो पहले कितना आता है, तो t की जगह हो जाएगा 8 और म्यू को लिखेंगे m बाई एल, तो m की जगह आएगा 5 × 10⁻³ m बाई एल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाता है 40। यस सर। v हो गया 40 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी हमको उसने दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो लैम्डा निकाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ से।
v अपॉन न्यू करके, तो v अपॉन न्यू करेंगे अगर तो 40 अपॉन 100 यानी सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस तो सर। नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा लैम्डा बाई बाई 2। टू। बस हो गया, बोलो। ठीक है, और देखो ये एक है अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये जो सामने सिस्टम बना हुआ है ना डायग्राम में, इसको हम लोग बोलते हैं सोनोमीटर वायर। ठीक है, अब सोनोमीटर वायर में क्या होता है, कई बार वो ब्रिजेस लगे होते हैं। ब्रिजेस दिख रहे हैं, कौन कौन से ब्रिजेस हैं सोनोमीटर वायर में, कई बार ये ब्रिजेस लगे होते हैं। और कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिज नहीं है। अगर ब्रिज है उसमें, तो ब्रिज का मतलब सिंपली ये होता है कि जहां भी ब्रिज होगा ना, उस पॉइंट पे डेफिनेटली नोड बनेगा। क्योंकि ब्रिज का काम होता है, जैसे जैसे गिटार में हम लोग, गिटार अगर कभी तुमने लिया हो हाथ में, तो उसमें वायर का लेंथ चेंज करते हैं हम लोग बार बार। मतलब इस वाले हैंड से जब पकड़ते हैं वायर को, तो वायर को टैप करते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे हम वायर को टैप करते हैं तो वो पॉइंट ब्रिज की तरह काम करेगा। तो वहां पे नोड बन रहा होता है। क्या होता है कि वायर की लेंथ चेंज होती है, वायर की लेंथ चेंज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग निकल सकती है। ऐसे तो 5-6 वायर ही होते हैं, तो अगर 6 वायर हैं तो ऐसे तो 6 ही फ्रीक्वेंसीज होंगी। लेकिन नहीं, अगर हम उनकी लेंथ चेंज करते जाएं थोड़ा थोड़ा, तो उनकी लेंथ चेंज होने से भी और भी फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये जो ब्रिजेस है, इन ब्रिजेस का काम यही है कि वहां पे नोड बनेगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ इज मिडवे बिटवीन दी टू ब्रिजेस। कह रहा है व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द कंपोजिट वायर, द जॉइंट इज फाउंड टू बी अ नोड। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एंटी नोड्स फॉर्म्ड इन W1 एंड W2। तो कैसे बताएंगे, क्यों भाई। क्यों भाई, देखो अगर हम इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये भी लेंथ L/2 है और ये भी लेंथ L/2 है, ऐसा है कि नहीं है। और लेंथ अगर दोनों का सेम है, तो हम दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो वायर वन के लिए, तो वायर वन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा V अपॉन 2L। क्यों भाई, 2L की जगह L/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/L और T/म्यू। और म्यू को क्या हम लोग रो इंटू ए लिख सकते हैं, बताओ। और रेडियस दोनों की किस तरह से दी हुई है, रेडियस दोनों का सेम है, डेंसिटी अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, इसको बोल देते हैं सपोज न्यू। लेट वायर टू के लिए, वायर टू का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका भी होगा V/2L। तो लेंथ तो उसका भी L/2 ही है, √T/म्यू। अब देखो T सेम है, लेकिन रो की वैल्यू क्या उसके लिए 4 रो है या नहीं है, इंटू ए, एरिया सेम है। तो क्या ये वैल्यू न्यू/2 आएगी, बताओ पहले, यहां तक क्लियर है या नहीं। मतलब एक वायर की फ्रीक्वेंसी न्यू है और एक वायर की फ्रीक्वेंसी न्यू/2 है। तो हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं कि वायर वन जो है वो सिंगल लूप में ऑसिलेट होगा, ठीक है ना। और वायर टू जो है वो 2 लूप्स में ऑसिलेट होगा, ठीक है ना। 2 लूप्स में ऑसिलेट होगा बिकॉज ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। तो जब ये सेकेंड हार्मोनिक में ऑसिलेट होगा और पहला वाला फर्स्ट हार्मोनिक में ऑसिलेट होगा, तब इनके फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगे। बताओ। तो सेकेंड हार्मोनिक में करेगा का मतलब यही हो जाएगा कि एंटी नोड कितने बनेंगे उसमें, उसमें 2 एंटी नोड बनेंगे। बताओ क्लियर है या नहीं। हम्म, मतलब ये इसमें एक बनेंगे और इसमें 2 बनेंगे, तब इनके फ्रीक्वेंसीज सेम आएंगे। सर ये टूवेल वाला बता दीजिए थोड़ा, टूवेल कैसे। ये एक बार फिर से बता दीजिए। अरे ये फॉर्मूला ही तो है V/न्यू। अरे ये तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये जो ऊपर डिराइव किया है, ये देखो V/2L नहीं है।
लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये अगर एल होता तो यहां पे भी नोड है, इस पॉइंट पे भी तो नोड ही बनेगा, ओ पॉइंट पे, वो तो उसने क्वेश्चन में लिख रखा है। तो नोड और नोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू एल हो गई ना, तो ये लिखा हुआ है v अपॉन लैम्डा, और इसी तरह इसका भी v अपॉन लैम्डा, लेकिन v अलग अलग है दोनों में डेंसिटी अलग होने की वजह से। दोनों वायर का मैंने फंडामेंटल निकाला कि दोनों वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक का फ्रीक्वेंसी x आ रहा है और एक का फ्रीक्वेंसी x/2 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि दोनों वायर यूनिसन में हो, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, x और x/2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा, x ही तो बनेगा। तो ये सेकेंड हार्मोनिक में ऑसिलेट हो और ये सिंगल हार्मोनिक में। बोलिए क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी। यूनिसन में क्या माना, हाँ यूनिसन में क्या माना सर, सेम यूनिसन में फ्रीक्वेंसी इसलिए, देखो ना बात सुनो, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज ए सोनोमीटर वायर। तो सोनोमीटर वायर का मतलब यही है कि उस वायर को जब हम वाइब्रेट करा रहे हैं तो दोनों ही रेजोनेट हो रहे हैं, अदरवाइज तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा। यस सर, यस सर, मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो अगर यूनिसन में नहीं है तो। सर आ गया समझ आया। तो कई बार लिखता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं लिखता है, नहीं लिखता है कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, मतलब यूनिसन की ही बात कर रहा है वो। सर यस सर। और देखो देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। देखो इस केस में क्या दे रखा है, उसने क्या दे रखा है कि टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन द फिक्स्ड एंड इज गिवन 110 सेंटीमीटर। टू ब्रिजेस आर डिवाइडेड, टू ब्रिजेस, तो देखो वायर का टोटल लेंथ, 1000 आ रही सर, 1000। हाँ बी आंसर आएगा। अब उसने दे रखा है कि ये उसका सोनोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, और जो दो ब्रिजेस हैं वो B1 और B2, ये इस वायर को डिवाइड कर रहे हैं 6:3:2 के रेशियो में। तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्यों भाई, वायर में टेंशन दिया है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विथ विच 3 पार्ट्स कैन वाइब्रेट। क्यों भाई, तो हम एक काम कर सकते हैं, तीनों का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ν1, इसका फ्रीक्वेंसी ν2 और इसका फ्रीक्वेंसी ν3। बोलो, तो पहले v निकाल लो, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी √T/μ। कितना आता है, √T/μ का मतलब हुआ t हो गया 400 और μ हमको डायरेक्टली दिया है 0.01, तो ये v कितना आता है 200। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ν1 निकालेंगे तो वो होगी v/2L1, तो ये हो जाएगी 200/2L1 यानी कि 0.6। ये देखो कितना आएगी, ν2 निकालो, ν2 होगी v/2L2, तो ये आएगी 200/2 × 0.3। और इसी तरह से ν3 निकालो, तो ν3 होगी v/2L3, तो ये हो जाएगी 200/2 × 0.2। ये वैल्यूज बताओ कितनी कितनी आ रही हैं। पहली आ रही है 500/3, पहली आ रही है 500/3 और दूसरी 1000/3, दूसरी आ रही है 1000/3
So 500. तीसरी आ रही है 500। अब ये बताओ कि हम वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहते हैं जिसपे ये तीनों वाइब्रेट हो, तो क्या करना चाहिए? तो सीधे सीधे इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, क्यों भाई? कितना आएगा एलसीएम? 1000 हो जाएगा बस। बताओ समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन देखो ध्यान से, कुछ डाउट है बताओ। ठीक है, और देखो 37 देखिए। देखिए, देखो इसमें क्या कह रहा है, अ स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब हो जाएगा फंडामेंटल का फोर्थ टाइम्स, और उसमें 4 लूप बन रहे होंगे, है बात कि नहीं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। लैम्डा। तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब हुआ, हम लोग बना भी सकते हैं, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब होगा कितने नोड बन रहे होंगे उसमें? फोर्थ हार्मोनिक का मतलब 4 लूप्स हो गए ना। सर 2 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो ये सिचुएशन है एक्चुअली। ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं, बट क्वेश्चन करते समय नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक्चुअली, ये जो टोटल लेंथ आएगी, ये टोटल लेंथ इस बार तुम ध्यान से देखो तो क्या 2 लैम्डा के इक्वल आएगी, आएगी ना? और लैम्डा हमको कहां से मिलेगा? तो लैम्डा देखो हमें के से मिल जाएगा, ये रहा के, दिख रहा है? तो के का वैल्यू है 0.157 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा निकालो, कितना आता है? लैम्डा यहां से कितना आता है? 40 मीटर। तो एल की वैल्यू है 2 लैम्डा, यानी कि 80 मीटर हो गया। सीधा क्वेश्चन है, बताओ क्यों भाई? सर हाँ बोलिए। कह रहे आपने टोटल लंबाई का टोटल लेंथ का 2 लैम्डा क्यों लिखा था? एक लूप का लेंथ है लैम्डा बाई 2, तो 4 लूप है, तो टोटल लेंथ 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, अब देखो वैसे तो स्ट्रिंग वेव में जो स्टैंडिंग वेव बन रही है वो हम उसमें हम लोग ये डिस्कशन हम लोगों ने स्ट्रिंग वेव का बेसिकली किया है, स्ट्रिंग के अंदर जो जनरेशन हो रहा है। बट है क्या कि सेम टाइप के वेव्स जनरेट होते हैं साउंड वेव में भी, और साउंड वेव में एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। मतलब मैं जैसे डिफरेंस बताऊं आपको, जैसे हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं अगर तुम दिमाग लगाओ तो। एक तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिनमें स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं, भाई गिटार हो गया, वायलिन हो गया, वीणा हो गई, इन सब में स्ट्रिंग्स यूज हो रही है, तुम ध्यान से देखो तो। और स्ट्रिंग्स को हम लोग टेंशन में रखते हैं और उनको वाइब्रेट कराते हैं, तो उनसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। दूसरे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट या एयर इंस्ट्रूमेंट। उन केस में क्या होता है, एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। जैसे जैसे मान लो कि ढोलक ही हो गई, तो ढोलक में क्या करते हैं, दोनों तरफ से उसको मतलब दोनों तरफ से वाइब्रेट कराते हैं, तो उसके बीच का जो एयर कॉलम है उस एयर के अंदर सिमिलर पैटर्न का वेव जनरेट होता है। बट अब ये कि एयर में हमको दिखाई नहीं देगा, बट दिखाई नहीं देगा, मैंने एक बात बोली थी कि दिखाई नहीं दे तब भी कोई बात नहीं, स्ट्रिंग में तुमने देख रखा है, वैसे ही वैसे कॉन्सेप्ट हमें वहां भी लगाने हैं। या जैसे फ्लूट हो गया, फ्लूट में भी तुम देखो, या सबसे आसान जो अपने पेन का जो कैप है, उस पेन के कैप को कभी तुमने ब्लो किया होगा तो तुम्हें उसमें साउंड सुनाई देता है ना।
तो वो जो पेन का कैप है वो कहलाता है एक ऑर्गन पाइप। ठीक है, हम लोग भी जो बोल पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो आवाज है, तो वो आवाज डिपेंड कर रही है जो गले के अंदर एक ऑर्गन पाइप पड़ा हुआ है, मतलब नेचुरल हड्डियों का बना हुआ एक पाइप है, और उस पाइप से एयर वाइब्रेट हो रही है और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो रही हैं। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो वायर वाले और एक एयर वाले। अब क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है तो हम एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले लगते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस फर्क इतना है एक में वायर वाइब्रेट होता है और एक में एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। तो एयर कॉलम वाइब्रेट होगा ऑर्गन पाइप्स में। ऑर्गन पाइप दो टाइप के हैं, जैसे स्ट्रिंग में हम लोगों ने दो टाइप लिया, स्ट्रिंग में एक टाइप लिया जब दोनों एंड फिक्स्ड है, और एक टाइप लिया जब एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है। ऑर्गन पाइप में भी दो टाइप के केसेस आएंगे, दोनों एंड क्लोज हो या दोनों एंड ओपन हो, और दूसरा टाइप बनेगा एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन। तो हम लोग देखेंगे एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन वाले जो केस हैं वो स्ट्रिंग वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री से मैच करेंगे, और जो बोथ एंड क्लोज्ड और ओपन वाले केसेस हैं वो स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स्ड की तरह बिहेव करेंगे। बताओ, तो है क्योंकि एकदम सेम, तो हम एक साथ जरा देख लेते हैं इसको। तो इसमें आगे तुम डालना हेडिंग, आगे इसमें लिखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप्स, और इसमें हम पहला केस लेके चलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। जरा ध्यान से समझना, अगर सिर्फ लिखा हुआ है ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है बोथ एंड्स ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा बोथ एंड्स ओपन। तो देखो ऑर्गन पाइप को हम ऐसे बना देते हैं, सपोज ये रहा एक ऑर्गन पाइप, देखो ठीक है, सिंपली एक हॉलो सिलेंडर है समझ लो, ठीक है, ठीक है ना, जिसके दोनों एंड्स ओपन है। अब इसमें ध्यान से ये समझो कि जब इसमें हम वाइब्रेट कराएंगे तो इसका जो ओपन एंड है, तो ओपन एंड बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग के लिए फ्री एंड है। एयर मॉलिक्यूल्स के लिए जो ओपन एंड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग के लिए फ्री एंड है। तो फ्री एंड पे हमेशा क्या बनेगा, क्यों भाई, फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो अभी बताओ कि अगर ये भी एंटी नोड है ये भी एंटी नोड है, तो इसमें एंटी नोड के बीच में क्या एक नोड आएगा, तो इसमें वाइब्रेशन कैसे होंगे, तो इसमें जो वाइब्रेशन होंगे एयर कॉलम के वो इस तरह से होंगे वाइब्रेशन। हालांकि ये हमको दिखाई नहीं देगा, स्ट्रिंग में तो हमको दिखेगा भी, लेकिन इस केस में दिखाई कुछ नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा कोई बात नहीं, बट तुमने जो पहले पढ़ रखा है वही वही कॉन्सेप्ट लगाओ भाई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एल, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ध्यान से देखो, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 2l के इक्वल, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v बाई लैम्डा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन 2l। हाँ ये ध्यान रखना कि जब हम एयर कॉलम की बात करते हैं तो साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी। क्या फॉर्मूला है मालूम है, साउंड वेव का वेलोसिटी स्ट्रिंग वेव की बजाय साउंड वेव हो जाएगा, तो साउंड वेव का वेलोसिटी है गामा RT बाई एम। गामा का मतलब मालूम है, गामा होता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस, जो भी गैस उसके अंदर फिल्ड है। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में एक गड़बड़ अक्सर सभी लोग करते हैं, और वो ये कि वो जैसा दिया होता है उसी में रख देते हैं, किलोग्राम में लेना होगा, ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है, बताओ पहले। सर आर क्या है? आर गैस कांस्टेंट बेटा, पहली बार देख रहे हो क्या आर से मिल रहे हो? नो सर। फिर रेजिस्टेंस तो होगा नहीं यहाँ, इसका नाम पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मॉड, और इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। अगला बनाओ, अगला कैसा होगा, क्यों भाई नेक्स्ट मॉड क्या बनेगा बताओगे? नेक्स्ट मॉड में क्या होगा, एंटी नोड के बीच में एक एंटी नोड और आएगा और दो नोड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन कुछ इस तरह का आएगा।
ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, देखो। तो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये वाला होगा। तो इस केस में क्या कहेंगे, इस केस में एल की वैल्यू क्या 2 टाइम्स λ/2 होगी, तो लैम्डा की वैल्यू एल के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम ν2 निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स ν1 होगा। इसका नाम क्या पड़ेगा बताओगे कोई, क्यों भाई, इस सिचुएशन में नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, हाँ क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस केस में ये जो पाइप है ये ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स दोनों ही जनरेट कर रहा है। और अगर दोनों जनरेट कर रहा है तो बस ये बताओ कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन क्या होगी। तो क्या इसको लिख सकते हैं p+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आएगा p+1 अपॉन 2l इंटू अंडर रूट ऑफ, नहीं t बाई म्यू नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम होगा, क्योंकि ये ऑर्गन पाइप का केस है। इसी तरह से अगर हमें हार्मोनिक के फॉर्म में लिखना है, क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा m टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। दूसरा हो सकता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है ओपन एट बोथ एंड्स, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है वन एंड ओपन अदर एंड क्लोज्ड। एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है। तो अगर एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है तो देखो ये कैसा बनेगा, तो ये पाइप बनेगा। तो इस केस में जो एंड क्लोज्ड है वहां नोड आएगा और जो एंड ओपन है वहां एंटी नोड आएगा। तो इसमें वाइब्रेशन इस तरह से आएंगे। तो क्या ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड वाला केस हो गया ना। क्या लेंथ होगा, क्या लिखेंगे इसको, लेंथ को लेंथ इज इक्वल टू λ/4। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 4l, लिख लो आगे अपने आप। तो ये आ जाएगा 1/4l अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और नाम इसका तो नाम यही पड़ेगा, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। अगला बताओ, अगला क्या होगा, क्यों भाई, नेक्स्ट केस क्या बनेगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ऐसे बोल सकते हैं कि ये नोड है, ये एंटी नोड है और एक नोड और बढ़ जाएगा, क्यों भाई। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यू में, वैल्यू में क्या चेंज आएगा। इस बार लिखेंगे 3 टाइम्स λ/4। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4l/3 और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 3 टाइम्स ν1। अब क्योंकि 3 टाइम्स ν1 फ्रीक्वेंसी है तो इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। नाम इस बार क्या रहेगा इसका, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। यानी जो पाइप एक एंड पे क्लोज्ड है एक एंड पे ओपन है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही जनरेट होंगे, उसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स ही जनरेट होंगे, ठीक है। और एक बना लो या ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें, क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन
pth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? तो ये इस बार होगा 2p प्लस 1th हार्मोनिक, यानी 2p प्लस 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इट इज इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन में ध्यान रखना 4l आएगा इस बार, और अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई m, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ mth हार्मोनिक इज m टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे m जो है वो कैसा होना चाहिए? must be odd. मस्ट बी ऑड, मस्ट बी ऑड। मस्ट बी ऑड। देखो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक करो। देखो इसमें कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है, न्यू वन इज 1.5 किलोहर्ट्ज। अब कह रहा है नंबर ऑफ ओवरटोन्स दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड बाय ए पर्सन विद दिस ऑर्गन पाइप विल बी। तो हमें निकालना है कि 1.5 में मैक्सिमम कितना ऑड नंबर मल्टीप्लाई करें, इससे ये वैल्यू 20 किलोहर्ट्ज के इक्वल हो जाए। तो n का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑड वैल्यू क्या बनेगा? 13 बनेगा, क्यों भाई? यस सर, 195 होता सर। 13 सही है। तो अब 13 तक है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे? 2p plus 1 is equal to 13. तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 13, p की वैल्यू 6 आ रही है। तो 6 तो आ रही है, बट वो फर्स्ट वाला भी तो काउंट करना है। तो फंडामेंटल भी होगा। फंडामेंटल हो गया 1 3, मतलब ये है 1 3 5 7 9 11 एंड 13, क्यों भाई? तो 7 ओवरटोन्स हो गए, क्यों भाई? ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ मैं भेज देता हूं, वो आप लोग ट्राई करना, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हम लोगों ने आज किया है। ठीक है।